धा दिन दा धा दिन दा धा तिन ता धे दिन दा धा दिन दा धा तिन ता। मेरो मन चाहत है पिया से मिलवे को, मैं तो निराश भई वृंदावन बस के। कर चूड़ी फोड़ डाल मोती माला तोड़ डाल, कचरा मैं धोए डालूं यमुना में धस के। राधिका आज आनंद में डोले, सांवरे चंद्र सखियन से बोले। दामिनी सी दम के कामिनी सी कौंधे, लिए आरसी रूप को तोले। कृष्ण आज मुख से बोले, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नमस्कार सुरभि जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस पर्सनालिटीज थ्रू वन लेंस के शो में। नृत्य में जो आपका रुझान है वो कैसे हुआ, और आपकी पहली क्लास की कोई अगर यादें हैं पहली कक्षा की, तो नृत्य के बारे में वो हमारे दर्शकों से बताइए। नृत्य का रुझान मैं क्या कहूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद जब से मैं पैदा हुई थी उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं नाचते हुए तो नहीं पैदा हुई थी, क्योंकि जब भी कुछ भी संगीत मेरे कान में जाता था तो मेरी मदर फादर सभी लोग बताते थे कि तुम थिरकन जो थी वो मेरे कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक जो था वो मुझे अपने साथ समेट लेता था। दिशा बच्चे को कभी भी नहीं पता होती है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, ये अलग बात है। लेकिन एक संगीत और एक मेरा जो सामंजस्य था, आपसी सामंजस्य, वो शुरू से ही जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं बचपन से ही मैं कहूँ कि मेरे अंदर वो रुझान, कुछ भी बजता था, कोई भी सॉन्ग बजता था, फिल्मी हो, फोक हो, वो रिदम मुझे लगता था मेरे अंदर से बज रहा है। मतलब नृत्य और मैं अलग अलग नहीं थे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि अभी तुमने बात करी कि क्लास की बात, तो मैं जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मुझे ये समझ आई कि मुझे सीखना, क्योंकि मुझे इसके बगैर चैन नहीं मिलता है, कहो नृत्य जो है वो मुझे मेरी हर चीज़ से निकाल देता है, तो मुझे एक अच्छे गुरु की ज़रूरत थी उस वक्त। क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। और कितनी ही कलाएं, तुमने भी देखा होगा, कितनी ही कलाएं यूं ही वहीं तक दब के रह जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं भी शायद ख़त्म हो जाती, मेरे अंदर भी वो शौक़ ही रह जाता यदि मुझे कोई अच्छा गुरु ना मिलता। तो उसी दिशा में पहले मैंने भातखंडे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया था, बट बहुत अच्छा सब हर इंसान अपने स्तर से अच्छा कार्य करता है, वहाँ पे भी अच्छा ही कार्य हो रहा था। लेकिन वो जो गुरु की दिशा और गुरु का मिलना, वो मेरा वहाँ पे भी नहीं हो पाया था। तो सबसे पहली क्लास मैंने पंडित अर्जुन मिश्रा जी की, जो हमारे गुरुजी हैं, थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ हर वक्त हैं, हर पल हैं। तो उनकी क्लास मैंने जब देखी तो उनके हाथ में एक मोटा सा डंडा, बड़ा सा डंडा था, और 20-25 शागिर्द उनके सामने नाच रहे थे, पसीना पसीना बच्चे थे। मैंने कभी उस तरह की क्लास ही नहीं देखी थी। वो जो लोगों के अंदर जो एक, जैसे कहा जाए कि वो नाच नहीं हो रहा था, जैसे कहा जाए कि वो एक पावर, एक शक्ति कार्य कर रही थी, गुरु की शक्ति कार्य कर रही थी शिष्यों में, वो नाच मैंने कभी नहीं, वो मेरे लिए पहला अनुभव था जब मैंने इतना सुंदर नृत्य करते हुए और इस तरह से गुरु को देखा। तो मैं नतमस्तक, उसी दिन मैं उनके सामने नतमस्तक हो गई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें।
उन्हें भी नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं भी नहीं जानती थी मुझे कहाँ तक, लेकिन मुझे सिर्फ ये लगा कि जो मेरी खोज थी और कब से खोज थी वो आज मेरी यहाँ आके पूर्ण हो गई, और उस दिन से जो शुरू हुआ तो वो एक सिलसिला बन गया। दीदी, आपको अपने पहले कक्षा की कोई याद है? कैसा था पहला दिन? जैसे आपने बताया कि गुरु को मिलना, तो परंपरागत जब आप पहली बार गुरु जी के अंडर गई अपने, तो वो अनुभव क्या था? मतलब डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि कैसा था? नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप तुम समझ सकते हो उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मतलब मुझे बिल्कुल बचपन से मेरे गुरु नहीं मिले थे, लेकिन जो 17 साल 18 साल में जब मैं गई तो वो मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था कि मैंने कभी डंडा लिए गुरु को हाथ में देखा नहीं था, उसके ऊपर से इतनी हिंदी की शुद्ध गालियाँ कभी सुनी नहीं थी, और वो एक जो पुराना स्टाइल होता था फ्लो में गालियाँ देने का और नचाने का, तो वो चीज़ मैंने पहली बार वहाँ अनुभव करी। और बस क्योंकि मन में आ गया था कि गुरु तो यही होंगे अब मेरे, अब कैसे मैं इनके साथ आगे बढ़ पाऊँगी, कैसे मुझे शिक्षा मिलेगी, कैसे मैं इनकी, क्योंकि पहले के गुरु ऐसे नहीं होते थे कि किसी को भी ले लिया, कोई भी आ गया, कोई भी सीख लिया, वो हमसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स लेंगे, वो पहले देखेंगे कि तुम इस लायक हो कि नहीं हो कि तुम ये नृत्य सीख पाओ। तो बस वैसी ही स्थिति मेरी भी थी, मैं भी बहुत उस वक्त डरी सहमी, और मैं कहा जाए कि सबसे ज़्यादा गुरु की अपने नज़रों में गुनहगार भी शायद मैं ही उस वक्त फील कर रही थी खुद को, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई नहीं थी, और मेरा एक जो पहले का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा फिल्मी और बहुत ज़्यादा नेचुरल डांस का था, क्लासिकल की कोई ट्रेनिंग नहीं थी उस तरह की। भातखंडे ज़रूर ज्वाइन किया था बट उस तरह से मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी, तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस रहा पहली कक्षा का मेरा। जी सुरभि दीदी, जब हम किसी भी विधा की बात करते हैं, क्योंकि कलाओं में आज भी परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से जान रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि संघर्ष का जो पर्यायवाची है, संघर्ष का अगर कोई विद्रोही है तो वो आपका जीवन है। आपने संघर्ष को बहुत लड़ा है, उसमें परिवार का होना और बाद में ना होना भी एक तरीके से माता पिता का किस प्रकार से आपको मजबूत बनाता है, और कहाँ आपको लगता है कि ये ऐसे होता, आपका एक अनुभव क्या है उस मामले में? नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट मिलने से जो एक कहा जाए कि क्योंकि हर आदमी उस उल्टी दिशा में लड़ पाए, ये भी बहुत मुश्किल एक काम कहा जाए, संभव नहीं है सबके लिए कि मुश्किल दिशा में, विपरीत दिशा में तूफ़ान आ रहे हैं और तूफ़ान के ऑपोजिट हमको लड़ना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे माता पिता का मुझे सपोर्ट, क्योंकि हम लोग एक ठाकुर फैमिली से थे, और ठाकुरों में नाच गाना, इवन अगर तुम यूपी में देखो तो यहाँ पे भी उसको नाच गाने को उस दृष्टिकोण से लेना आज की डेट में भी, अब जाके फिर भी पेरेंट्स थोड़े से खुल गए हैं क्योंकि फिल्मों में और हर जगह थोड़ा थोड़ा मौका मिल, लेकिन हमारे और थोड़ा सा पुराना एक जनरेशन और पीछे चले जाएँ तो उस वक्त माता पिता को पढ़ाई ही समझ में आती थी, इसके अलावा नृत्य संगीत, उनको ये लगता था इसमें भविष्य क्या हो सकता है बच्चे का। मेरी माँ को मैं कह सकती हूँ कि उनको शौक था, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो मुझे लहंगा वहंगा पहना के कहीं भी ले जाके कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस, तो उनके अंदर एक कहा जाए कि उनके अंदर एक शौक रहा होगा। मेरे नाना जी पोएट थे, तो कहीं ना कहीं कला, वो बहुत बड़े अपने ज़माने के पोएट रहे, विकल गोंडवी के नाम से उनकी कविताएं आती थी, तो कहा जाए कि मुझे ननिहाल परिवार से में भी थोड़ी बहुत कला का एक संस्कार, क्योंकि संस्कार तो कहीं ना कहीं तो मिलते हैं, लेकिन पिताजी बहुत ज़्यादा विरोधी थे इस बात के जब तक वो थे, और वो कहते थे कि ठाकुरों की लड़कियां नाचेंगी नहीं, तो मंच पे हम, और मैं थोड़ी ज़िद्दी थी, मेरी लड़ाई ये होती थी कि तुमको पैसा देना है दो, नहीं देना है मत दो, मुझे तो करना ही है, मुझे गुरु मिल गया है। तो ये एक अंतर्द्वंद लड़ाइयाँ चलती रहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी अंतिम समय में जब मेरे पिताजी का अंतिम समय था, और जब अपनी डेथ के 6 महीने पहले उन्होंने शायद खुद मेरे गुरुजी को बुला के और मेरा हाथ उनके हाथ में ऐसे कि अब ये आपकी अमानत है, समझिए अब ये आपकी है, आप इसको जैसे बढ़ाना चाहें जैसे, तो वो एक मन में उनके भाव आया, यही मेरे लिए बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीलिंग थी, क्योंकि ये सपोर्ट भी क्योंकि उनकी तरफ से, क्योंकि उनको, और मैं उनकी गलती नहीं कहूँगी, क्योंकि माहौल उत्तर भारत का मैं गलती बिल्कुल नहीं कहूँगी, और वो लोग तो देख ही नहीं पाए मेरी प्रोग्रेस को, तरक्की को, जो ये तो मैं आज तक फील करती हूँ कि जब भी कोई भी जीत होती है तो लगता है माँ बाप होते तो उनको कितना अच्छा लगता, कितना सुंदर एक फीलिंग आती, क्योंकि उनसे ज़्यादा निस्वार्थ रिश्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता है। माता पिता की आपने बात की, तो दीदी आपने ये किरदार आपके जीवन में बहुत पहले आ गया,
क्योंकि आप घर में सबसे बड़ी थी और माता पिता का साथ बहुत जल्दी छूट गया। तो कैसे आपने संभाला और कब आपने इस बात को निर्धारित किया कि ये नृत्य ही है जिसमें मुझे अपना भविष्य बनाना है और मैं अपने भाइयों को संभाल कर इसमें आगे बढ़ूंगी, और आपने बखूबी निभाया? कैसे? देखो, नृत्य में बढ़ने की चाह तो मेरी उसी दिन से थी जब से मैंने उसको अपना एक लक्ष्य मान लिया था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा मेरे साथ हो सकता है। क्योंकि मदर तो मेरी 12 साल में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना कर्णधार पिता को ही माना हुआ था और हमें लगता था कि चलो पिता है, उनमें हम माँ और बाप दोनों को देख सकते हैं। लेकिन जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मुझे खुद को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे एकदम से लगा जैसे छत से मतलब साया ही उठ गया, आसमान ही उठ गया। तो उस वक्त गुरु का मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था मेरे जीवन में। उन्होंने मुझे उस वक्त एक थप्पड़ मारा था। मैं दौड़ते हुए अपने पिता के पीछे जा रही थी। मुझे लगा कि मैं शायद अब इस जीवन को नहीं संभाल पाऊंगी। उस वक्त मेरे गुरु का एक थप्पड़ जो मुझे आज भी याद है, उस वक्त उन्होंने कहा, आज तुम बड़ी हो गई, आज तू इन बच्चों की माँ बाप हो गई, आज तू इस फैमिली की करता धरता हो गई। वो थप्पड़ और वो दिन था, उस दिन ने मुझे बस वो 17 साल की लड़की को इतना ज़िम्मेदार बना दिया कि मुझे लगा ये जो पूरी फैमिली है इनका क्या होगा, ये भाइयों का क्या होगा, इनकी पढ़ाई का क्या होगा। तो उस दिन से जो मैंने ठाना और उसमें जो मेरा सपोर्ट मेरे गुरु ने किया, वो दोनों चीज़ों का सामंजस्य, आपसी सामंजस्य से मैं आगे बढ़ी। और मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगी, क्योंकि मुझे एक अच्छी नृत्यांगना बनना है। वो मैं अपने सपने को अपनी मजबूरी के उस पर कहीं भी मरने नहीं दूंगी, आड़े नहीं आने दूंगी। तो मेरा सपना भी अपनी जगह सस्टेन रहा और मेरी जो मजबूरियां थी वो भी मुझे आगे, मैं जिम्मेदारियां जो थी वो एक तरीके की मेरे लिए, बस 17 साल के बच्चे को घर संभालना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, उनकी माँ बनना है। तो इट्स अ रियल मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो जो 10 वर्षों का संघर्ष था वो मैं आज भी अगर सोचती हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक ऐसा संघर्षमय जीवन था जिस वक्त मैं शायद 24 घंटे में 22 घंटे काम करती थी, जिसमें मैं 15-15 घंटे जाके ट्यूशन, बच्चों के ट्यूशन लेना जिससे मेरा घर चले, स्कूल में सिखाना जिससे मेरा घर चले, लेकिन रात भर चाहे सुबह से 4 बजे से अपने गुरु के घर पे रहना कि जिससे मेरी तालीम ना रुके। तो वो संघर्ष का दौर था और उसी ने मुझे बनाया, और उसी की वजह से आज मैं जितनी भी मजबूत हो पाई हूँ वो सब उसी संघर्ष के दौर का परिणाम है। और आज मैं तुमसे ये कहूँ कि यदि आज मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आता है तो मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता है जीवन जीने का। हम सब जानते हैं कि जो कथक नृत्य है, खास करके लखनऊ घराना, उसका बोलबाला जो है वो पुरुष प्रधान बहुत ज़्यादा है। ये पूरा लखनऊ घराना ही महाराज परिवार का एक तरीके से प्रचलन से निकला है। ऐसे नृत्य शैली में एक महिला नर्तक हो करके अपनी एक पहचान बनाना, क्योंकि आपने लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रस्तुतियाँ की हैं और इसके लिए आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के। तो ये जो भाव है, ये एक्सपीरियंस है, ये कैसा था महिला होकर के सब कुछ संभालते हुए, अकेली महिला होकर के नृत्य में अपना एक पहचान बनाना, और वो भी एक ऊंचा पहचान बनाना, कैसा था ये यात्रा? नहीं, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी कि जो संघर्ष है वो तो सभी के लिए है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो लखनऊ घराना है ये पुरुष प्रधान रहा। इसमें एक ठाती रही कि वो जो महाराज, और सच बताया जाए तो जो उन लोगों का एक खूबसूरती रही, उस स्तर तक भी महिला को पहुंचना ये भी एक बहुत मुश्किल कहा जाए, क्योंकि एक तो ये समझो कि पहले महिलाओं को भी वर्जित हुआ करता था नृत्य में आना और करना। तो ये एक पूरी जो बिरादरी भी बनी, बल्कि उन फैमिलीज़ की भी जो महिलाएं हैं उनको भी आगे बढ़ने में कई जगहों पे मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम हुई। वो अच्छी नृत्यांगना, अच्छे उसमें होते हुए भी उनको यहीं कुछ तक सीमित रखा गया, उनको उस तरीके की पदवी या उस तरीके का स्थान नहीं दिया गया। शायद अभी तक भी है, कहीं कहीं हो रहा हो, लेकिन अब मैं, जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मैं इसमें ये कहूँगी कि क्योंकि मैं किसी घराने से नहीं थी तो मेरे साथ उस तरह की रोक टोक या उस तरह की छेड़छाड़ नहीं हो पाई, और मुझे एक स्वच्छंद, एक ऐसे गुरु का साथ मिला जिन्होंने लखनऊ घराना, जयपुर घराना दोनों की तालीम को जज्ब किया हुआ था, पंडित अर्जुन मिश्रा जी, जो कि इनके नृत्य में लखनऊ घराने की खूबसूरती भी थी और जयपुर घराने की तैयारी भी थी। तो ये एक दोनों का सामंजस्य, आपसी सामंजस्य गुरुजी की तालीम में हम लोगों को हमेशा से देखने को, तो एक कहा जाए कि
उसी वजह से कहीं ना कहीं इनके शिष्यों में या मेरे द्वारा भी जो कार्य किए गए उसमें एक स्वच्छंदता, एक तरीके का मोनोपोली नहीं दिखा कि कुछ है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और कथक अपने आप में, कथक नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें लोग अपनी जो बात कहना चाहते हैं, अयां करना चाहते हैं, वो शास्त्र में है, शास्त्र के अंतर्गत है, लेकिन वो शास्त्र को ऐसी शास्त्रीयता से बंधा हुआ नहीं है कि आपको वही करना है, यानी वो मानव धर्मी भी है। हाँ, उसमें आप नयापन ला सकते हैं, उसमें अपनी खोज ला सकते हैं, उसमें आप मतलब उसमें बोलों पे, टुकड़ों पे, रचनाओं पे, कहानियों पे, सभी में आप काम कर सकते हैं। ये कथक की ही एक अपनी खूबसूरती है। तो इस वजह से उसका प्रभाव उतना मुझे नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि शुरू से एक स्वच्छंदता, मेरी अपनी मौलिक स्वच्छंदता मैंने अपने नृत्य में रखी, जहाँ पे मैंने बिना किसी की परवाह किए नए नए सब्जेक्ट्स को, नए नए कार्यों को, अपने नृत्य में नए नए प्रयोगों को, फिर जनमानस को जोड़ते हुए कि हमें सिर्फ ये बात नहीं करनी है जो 100 लोगों को समझ में आए, हमें वो बात करनी है जो हज़ारों लोगों तक हम अपनी ही शास्त्रीयता को पहुंचा पाएँ। जी जी, मतलब आपका मानना है कि घराने से ना होने का लाभ आपको मिला महिला नर्तक होने का शायद? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी। अच्छा। मुझे हो सकता है उसका फ़ायदा भी मिलता यदि मैं किसी ऐसे पिता की पुत्री होती बड़े नाम से, तो कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही उस तरह से लोग लेते। मुझे रिकॉग्निशन ज़ीरो से बनाना था, रिकॉग्निशन मुझे उस समंदर में जाके बनाना था जो कथक का समंदर, और अगर मुझे भी कथक के नाम से जाना जाए या कथक का पर्याय मुझे माना जाए, तो उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, तो तुम समझ ही सकते हो। इवन वो बच्चे, वो लोग, वो यंगस्टर्स जिनके घर में कोई माहौल नहीं है, कहीं ना कहीं वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको शुरू से वो संगीत कान में पड़ता है। हम लोग तो मतलब वो कहा जाता है ना, बेताले बेसुरे कहीं से चले आए, लेकिन हमने सुर को साधते साधते हम कहीं ना कहीं उस पथ पे चल पड़े हैं। यानी सब कुछ खुद से ही सीखना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल जी। सुरभि दीदी, आप जो हैं एक यंग गुरु हैं, और ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल गुरु एक जो शब्द है उसको बहुत हल्का होते जा रहा है। लोग 7 साल 6 साल नृत्य सीख ले रहे हैं, 4 बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको टीचर, ट्रेनर, मतलब यानी अध्यापक और गुरु का फर्क नहीं पता है। और आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके इतने शागिर्द हैं देश विदेश हर जगह हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है या जो टीचर का परंपरा है, इसको कैसे पवित्र बनाए रखा जाए गुरु की तरफ से भी, और बच्चों को कैसे इस चीज को बताया जाए कि आपको गुरु के लिए भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा और वो सम्मान देना पड़ेगा, और आप हर दूसरे दिन गुरु नहीं बदल सकते हैं, और 7 साल में पहली बात तो आप गुरु बन भी नहीं सकते हैं। तो इस बात का एहसास कैसे आज की जनरेशन को दिलाया जा सकता है? नहीं, ये मैं इस बात से तुम्हारी बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ, क्योंकि आज की सोसाइटी में हम सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब शायद 20 साल अपने गुरु के पास रहने के बाद भी मुझे, अगर आज भी वो मेरे सामने होते तो हम तो उनके चरण धुल धुल के पीते। गुरु शिष्य परंपरा वो होती है, और आज भी वो मेरे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हर कहीं ऐसी गुरु शिष्य परंपरा चल रही है? क्या सब लोग उसको चला पा रहे हैं? क्या जो आज की जनरेशन है वो इस बात को समझ पा रही है कि गुरु, मैं स्वयं को भी गुरु नहीं मानती हूँ, मैं एक अच्छी शिष्या हो सकती हूँ, अच्छी शिष्या हूँ, तो गुरु का जो धर्म है या जो इनका एक माध्यम बनी हूँ मैं, मेरे माध्यम से कुछ लोगों तक वो तालीम पहुँच जाएगी, मैं इनका सिर्फ माध्यम हूँ। और ये खुद भी माध्यम ही थे, वो कथक का माध्यम है, हम लोग गुरु नहीं हैं, तो माध्यम बने हैं हम सिर्फ। गुरु तो बहुत बड़ा शब्द होता है। गुरु तो आप समझिए कि यदि हम उसको हल्का कर देंगे तो उसका जो तत्व है वही, और गुरु सिर्फ एक तत्व है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करता है। वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति में नहीं हो सकता है। जैसे मेरे अंदर कुछ तत्व आया गुरु का, और मैंने उसके प्रभाव से कुछ लोगों को आगे बढ़ा दिया, लोगों के मानसिक अंधकार को दूर किया, बस यही, तो उस तत्व को मैंने फैलाया, और कुछ इंसान गुरु नहीं हो सकता है। तो हम ये बात आज की जनरेशन को समझना, समझाना ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने यहाँ भी जितने शिष्य आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उन तक ये बात पहुँचे,
हम लोग का कुछ आगे एक ऐसा प्लान भी है, मेरी एक संस्था भी, एक एनजीओ भी है, मैं चलाती हूँ, तो उसके माध्यम से एक गुरुकुल हम निर्माण करना चाहते हैं। उस गुरुकुल में हम उसी पुरानी परंपरा को, क्योंकि यहाँ रह के मैं कोशिश कर रही हूँ कि उस तरह की चीज़ें चलें, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी थोड़ा सा खौफ होता है, आ जाता है, लगता है कि 3 साल में बच्चे को लगा कि वो बहुत कुछ सीख लिया है, उसने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत जल्दबाजी में है आज का बच्चा, उसको बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी नृत्य से उसको पैसा भी कमाना है, कार्य भी करना, या तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, किसी को सिखाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को वो समझ लेना बुरी बात है। तो हमारी तालीम रुक जाती है, और जिस दिन आपकी तालीम रुकी उस दिन आप ख़त्म हो गए। तो तालीम तो हमारी आज तक नहीं रुकी, और शायद आखिरी सांस तक नहीं रुकनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात जो बताई कि सिखाना भी गलत नहीं है और करना भी गलत नहीं है, लेकिन यही मेरा अगला सवाल था कि जो आज का परिवेश है या जो आज की आर्थिक दिक्कतें हैं कलाओं में, आप मान लीजिए अगर कोई पुरुष है, अगर वो आके 7 साल 8 साल सीख रहा है, और अगर उसको इस बात की गारंटी नहीं कि वो अपना घर भी चला पाएगा, तो लोग फिर आएंगे नहीं। मैं ये देखो, ये इस बात को तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना मतलब जैसे लोहे के चने चबाने के जैसा। आज के युग में आज के युग में लोहे के चने चबाना, और उतनी ईमानदारी रखना, उतनी चीज़ों को बरतना बहुत सचमुच में बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज का बच्चा वो जानता है कि डॉक्टरी करेंगे, 4 साल 5 साल पढ़ाई करेंगे तो हमको पता है हमारा 1 लाख का पैकेज रखा हुआ है, ये वो रख। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे हम लोगों को सांस्कृतिक, हमारा डेवलपमेंट, मानसिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट हमारा बहुत कम है। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है। अगर यहाँ पे भी उसी तरीके से जैसे परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विदेशों में छाए हुए हैं, अभी यहाँ का कोई भी शिष्य या कोई भी अच्छा कलाकार बाहर जाके काम करता है तो वो करोड़ों में खेलता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, ना नाम की कमी होती है। या वो वहीं बंगाल चला जाए, बंगाल में भी तुमने देखा होगा कला संगीत संस्कृति का, या साउथ चला जाए, साउथ इंडिया में देखो तो हर घर में, वहाँ क्यों हर घर में तालीम दी जाती है? ये बोल के नहीं दी जाती है कि तुमको डांसर बनना है, संगीतकार बनना है, ये बनना है। कुछ बनना है नहीं बनना है वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तुमको ये सीखना है, ये तुम्हारे संस्कार हैं। तो जब हमारे यहाँ संस्कारों में कहाँ डाला जाता है? आप संस्कार में तो डालिए, फिर देखिए ना इससे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश के अच्छे कलाकार हैं या उत्तर भारत के, अगर दिल्ली को हम ना काउंट करें, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ बहुत भरा पड़ा है, वो ज्यादातर कलाकार उठ के प्रदेश को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, तुमने ये हमेशा देखा होगा कि कलाकार की ही क्यों बात करें, हम बहुत बड़े बड़े गुणी जनों की भी बात करें, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की भी बात करें, बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की भी बात करें, जिनको विदेश का ठप्पा लग जाता है कि वहाँ जाके जब वो कार्य कराते हैं तब हम सोचते हैं कि अच्छा ये लोग इसके पीछे हैं, नहीं ये लोग इसके पीछे, तो दैट मीन्स इसमें कुछ होगा जी। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली थोड़ी सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अपने संस्कारों के प्रति उतना जागरूक नहीं है, वही उदासीनता है। अभी वृंदावन चले जाओ, वहाँ देखो इस्कॉन में सब राधे राधे करते हैं, कितनी फॉरेनर्स, कितने विदेशी लोग वहीं आके बस जाते हैं। तो यही है कि हमारे संस्कार ही तो सीखने आते हैं वो लोग। आपका कमांड या पकड़ जो नृत्य नाटिकाओं में है और वो पूरा जीवंत हो उठता है, जैसे वो कैरेक्टर्स बाहर आ गए, तो नृत्य नाटिकाओं का जो महत्व है वो क्या है, योगदान क्या है उसका समाज में आज के? एक्चुअली शुरू से जब मैंने बिल्कुल शुरुआत भी करी थी अपने नृत्य की, तभी से मेरा हमेशा से ये ज़रूर रहता था, अपने गुरु से भी मैं यही कहती थी कि गुरु जी मुझे कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सांगीतिक पक्ष जो हो, उसका शास्त्रीय पक्ष जो हो, उसका साहित्यिक पक्ष जो हो, क्योंकि साहित्य और संगीत दो ऐसी अलग अलग चीज़ें। साहित्य अपने आप में ऐसा लिखा है हमारे भारत देश में जो आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, और संगीत ऐसा है जो कहीं नहीं। मैंने सिर्फ उन दोनों को मिलाने की कोशिश की है। साहित्य और संगीत को जब मिला देते हैं तो वो अपने आप में, जैसे कहा जाए, पूर्ण होने लगता है। तो वो पूर्णता जो है नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से, क्योंकि कथक नो डाउट एकल नृत्य है, अपने आप में कहानी कहता है, अपने आप में इसमें कई किरदार हैं, अपने आप में आप बहुत सारी चीज़ों को यूँ ही कर। लेकिन हम जब चाहते हैं कि हम आज की पब्लिक को, हमें वही बात है ना कि हमें समसामयिक जाना पड़ेगा। जब हम सामाजिक चीज़ों से उसको जब तक नहीं जोड़ते हैं तब तक वो चीज़ें उस तरह से हिट नहीं करती हैं लोगों के दिमाग में। हमने अपने शास्त्र को पहुंचा भी दिया, लेकिन हमने उसमें एक संदेश भी दे दिया, और प्लस उससे एक व्यक्ति नहीं, शायद 10 और 50 व्यक्ति उन चीज़ों से जुड़ गए, और लोगों को उनको रोजगार भी मिला, और लोग उससे आसानी से शायद जुड़ पाते हैं, आसानी से जुड़ पाते हैं। जी जी जी।
मधुशाला आपने प्रोडक्शन बनाया है, मधुशाला, सुंदरकांड ये और आज की द्रौपदी, जो आपके ये 3 प्रमुख और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, जिसको आपने पूरे भारत में लगभग हर राज्य में किया, तो ये तीनों के बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए कि ये पहले हम सुंदरकांड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं जहाँ तक मुझे पता है। और वो भी मैं अपने गुरुजी की वजह से, क्योंकि जब उनको बोन मैरो कैंसर सामने आया था तो उस वक्त डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो शायद 2 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम इतना ज़्यादा, मैं उस वक्त बॉम्बे छोड़ के यहाँ आ गई थी लखनऊ, और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी। और उससे पहले मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव भगवान में इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं ये सब ऐसा गलत सलत मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव भी नहीं करती थी। और उस वक्त मैंने गुरुजी के लिए सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया था, और उसके बाद मैंने 4 साल तक उनको अपने आँखों के सामने पाया। तो मुझे ये लगता था कि ये चमत्कार ही है, और ये चमत्कार कोई इंसान तो नहीं कर सकता है। तो उस दिन से, उस टाइम से हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति जागृत हुई, स्वतः जागृत हुई है। किसी के जैसे कहा जाता है ना, बचपन से लोग बच्चों को सिखाया जाता है अरे ये प्रणाम करो, नमस्कार करो, तो जब स्वतः किसी के अंदर भक्ति जागृत होती है और जब सचमुच में वो शक्ति दिखने लगती है, तो वो शक्ति मुझे वही सुंदरकांड से प्रेरित होके तब मुझे लगा कि सुंदरकांड को मुझे मंचित भी करना है। और मंचित किया, जब बना और सोच लिया था कि हनुमान का किरदार मैं ही करूँगी, और जब से उस किरदार को निभाया तो वो भक्ति और कहीं ना कहीं वो शक्ति और बढ़ती। एक निश्चरी सो कह चले सी मोहिनींदरी। मधुशाला, क्योंकि उसमें रजा मुराद जी हैं और सुरेश वाडेकर जी को आपने बताया। हाँ। दोनों लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन है। हाँ, और सौभाग्य है कि मैंने उसमें किया है। हाँ। और मेरे दिल्ली की पहली प्रस्तुति उसी में थी, हम लोगों ने प्रस्तुति साथ में आपके अंडर में मैंने किया था। उस प्रोडक्शन के बारे में कि मधुशाला ही क्यों, और ये कलाकार आपने कैसे, पूरा ये प्रोजेक्ट आपका कैसे चुना कर? मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। मधुशाला, क्योंकि तुमने सुना होगा शुरू से जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो सबसे पॉपुलर कृति है वो मधुशाला है, तो एक वो हमेशा से लोगों के जहन में मधुशाला का एक अलग से इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता था मधुशाला को किया, कई लोगों ने अलग अलग स्तरों पे किया, लेकिन मुझे लगता था कि इस पर बहुत बेहतर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति, मतलब एक, क्योंकि इसमें कई कलर्स हैं, कलर्स ऑफ लाइफ हैं, इनमें जीवन के सारे एस्पेक्ट हैं, होली है, दिवाली है, रंग है, और मृत्यु है, उदासी है, बुढ़ापा है, मतलब उन्होंने पूरे जीवन को मधुशाला से इतना अच्छा निर्मित कर दिया था। और मधुशाला क्या है, वो उस रस की मधुशाला है बस, और वो उसका इंटरप्रेट लोग कैसे समझें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बहुत एक हायर लेवल की सोच के साथ लिखा गया था और बहुत पॉपुलर था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ज़रूर कार्य होना चाहिए। इवन मैं तो उसमें बच्चन जी की ही आवाज़ चाहती थी कि बच्चन जी खुद बोले, लेकिन बच्चन जी का उस वक्त एक मैसेज, मतलब हमने उनको एक लेटर लिखा था, बट उनका मैसेज आया कि मैं इस वक्त, जब हमारी रिकॉर्डिंग थी उस वक्त वो फ्री भी नहीं थे और थोड़ा सा मनी एस्पेक्ट से हम उस लेवल तक नहीं जा सकते थे, तो फिर हमने ये सोचा था कि उनको हम बाद में इनवाइट कर लेंगे कार्यक्रम में। तो उस वक्त फिर रज़ा मुराद जी से मैंने बात करी कि आपको इसमें, वो हमारे पुराने परिचित थे और बहुत अच्छे हमारे मित्रवत शुरू से रहे हैं, तो रज़ा मुराद जी ने, सुरेश वाडेकर जी की वॉइस अगर तुम मधुशाला सुनोगे तो सुरेश वाडेकर जी की वॉइस ऐसी है जैसे पानी नहीं बहता है, साथ देता है, तो वो मधुशाला के लिए सबसे अप्रोप्रिएट आवाज़ हो सकती थी। तो वो आवाज़ हमने उसमें यूटिलाइज़ करी और वो अपने आप में फिर एक हिट चीज़ बनी। अभी तक शायद उतनी सुंदर कृति मधुशाला की नहीं बनी, तो इस तरीके से वो बना। विवेक प्रकाश है बॉम्बे में म्यूज़िक डायरेक्टर, तो म्यूज़िक उन्होंने दिया था और वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हम एक अच्छी टीम ने उसमें काम किया। और उसके बाद फिर उसका मंचन, जब पहला मंचन हुआ तो सभी लोग आए
पाए थे उसमें। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, जिसके अंतर की ज्वाला मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला, स्वागत मेरी मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साथी, गंगा जल पावन हाला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन, दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। तो पहले मंचन में यहाँ पे ऐसा नहीं, में 2000 से भी ज़्यादा लोग, मतलब आधे लोग बाहर खड़े थे, आधे लोग अंदर थे, आधे लोग ऊपर थे। तो बहुत ही हिट एक कंसेप्ट पे काम हुआ। उसके बाद तो मैंने उसके कई शोज़ किए। और अमित जी को दिखाने का मौका मिला ही आपको कभी आज तक? नहीं, अमित जी को दिखाने का मैं सच बताऊं तो मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो उन्होंने उसी कार्यक्रम के लिए हमको एक मेल किया था और उसके बाद उसका मंचन उस लेवल पे, मतलब क्योंकि उसके बाद हम उसके प्रोग्राम्स करने लगे। तो एक बार हमारी बम्बई में ज़रूर कोशिश थी कि हम उसको जब मैं बॉम्बे में रहती थी तो मैंने सोचा था कि इसको एक बार बच्चन जी को ज़रूर दिखाना है। तो लेकिन उनका हमें वही मेल प्राप्त हुआ था, उस वक्त वो नहीं आ पाए थे जो हमारे कार्यक्रम में। तो उसके बाद मैंने आदेश श्रीवास्तव जी थे, अगर आपको याद हो तो, एक म्यूज़िक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव, तो वही बच्चन जी का सारा काम देखते थे। तो उन्होंने मतलब वो उस वक्त ये चाहते थे कि उस म्यूज़िक को थोड़ा सा और हम एनहांस करें और उसमें थोड़ा बजट ज़्यादा लग रहा था, जो मैं उस वक्त एक्सपेंस वो नहीं कर सकती थी, मतलब उसमें काफ़ी वो हायर लेवल पे जा रहा था। तो मैंने कहा कि फिर हम लोग इसको रुक के करेंगे। लेकिन उसकी क्लिप्स और सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चन जी को भेजी थी और उनका एक एप्रिसिएशन लेटर हमको मिला था। तो वो अच्छा, तो जो तीसरा प्रोडक्शन है और वो मेरा पसंदीदा है, मतलब उसमें एक तो आपकी आवाज़ और जो एक आपका पढ़ंत का तरीका है, आप बोल के साथ बहुत अच्छे से खेलती हैं, उसमें एक टेम्पो का चेंज होना, हर एक चीज़। आज की द्रौपदी के बारे में बताइए। द्रौपदी एक ऐसा किस्सा है जो शास्त्रीय नृत्य में हर रोज एक तरीके से नया एक आयाम आता है, फिर भी आपने वही किया और आज के परिवेश में किया, उसके बारे में कुछ बताइए कैसे? बिल्कुल, ये एक्चुअली ये कंसेप्ट वही था जो मैं एक बार अभी द्रौपदी को डिसाइड कर रहे थे। तो वो प्राचीन द्रौपदी की एक विडंबना थी जो समाज में थी और उसको हम समसामयिक नहीं बना पाए थे उस वक्त। लेकिन मेरा मन ये था कि द्रौपदी वही रहे, उसकी जो चेतना है वो वही रहे, लेकिन वो समसामयिक होके कैसे आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस कंसेप्ट को उर्मिल कुमार थपड़ियाल जी से एक बार, क्योंकि मैंने वही प्रतिभा राय की द्रौपदी पढ़ी थी और उसकी वेदना को समझा था, एक तरीके से उसको महसूस किया था, तो मैंने उर्मिल जी से ये डिस्कस किया कि मुझे इसमें आज की द्रौपदी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। तो और उर्मिल जी को आप सभी लोग जानते हैं कि वो ऐसे लेखक हैं, ऐसे नाटककार हैं, ऐसे डायरेक्टर हैं कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों से उसको बनाया, इतनी सुंदर उसकी रचना करी। और उसके बाद जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं वही कहूँ कि क्योंकि मैंने एक संघर्ष का दौर देखा है, जीवन जिसने खुद सहा होता है ना, तो वो शायद उस चीज़ को अयां भी अच्छे से कर सकता है, उस संघर्ष को वो बयान भी अच्छे से, और क्योंकि वो एक
स्त्री की त्रासदी है। और स्त्री एज ए स्त्री मैं भी समझ सकती हूँ कि जब एक 17 साल की बच्ची या 12 साल की बच्ची अनाथ हो जाती है तो उसके ऊपर कैसे कैसे समाज जो है वो अलग अलग तरीके से प्रहार कर सकता है। कभी चारित्रिक प्रहार, कभी मानसिक प्रहार, कभी आर्थिक प्रहार, बहुत सारे प्रहार हो सकते हैं। उन प्रहारों को मैंने सहा है, इसलिए शायद जब वो पीड़ा निकल के मंच पे आती है तो वो एक यथार्थ का रूप ले लेती है। तो बस वही जी दीदी, वो जो कविता है वो काव्य है, क्योंकि वो आपकी आवाज़ इतनी, वो आपने ही बोला है ओरिजिनल म्यूजिक में भी। थोड़ा सा अगर उसको अगर आप सुना सके तो। काल भाल जो आप वो है। काल भाल पर नव संकल्पित चपल चढ़ धरती हूँ, नियति और सत्ता विरोध का स्वयं वरण करती हूँ। देश हो या काल कुछ नहीं मेरे लिए, समस्या विकराल कुछ नहीं मेरे लिए। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एक हाथ इतिहास लिए और एक हाथ में ले भविष्य। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एक हाथ इतिहास लिए और एक हाथ में ले भविष्य। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मैं नारी हूँ, विवश पुरुषों को नहीं करूंगी। अपनी रक्षा और सुरक्षा स्वयं करूंगी। सुबी जी, दीदी आप पूरे साल प्रस्तुति देती हैं, देश विदेश हर जगह आप करती हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर रही होती हैं, जैसे बोलते हैं रिलैक्स टाइम, उस वक्त आप क्या करती हैं? आपका मनपसंद आलस्य का काम कौन सा है जिसमें कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे आलसी बन के बैठना जी? तो आप उस वक्त आप अपना वो खाली समय कैसे व्यतीत करती हैं? नहीं, जब खाली समय की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से उसको व्यतीत करने की बात नहीं होती है, उसको बस अपने आप को छोड़ देना होता है। अच्छा। और मैं यही करती हूँ, मैं स्वयं को छोड़ देती हूँ। ध्यान करने का मुझे बहुत शौक़ है, मतलब उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है कि कभी कभी प्रकृति के बीच में जाके और घंटे 2 घंटे, और ये मेरी डेली दिनचर्या का भी एक पार्ट है जिसमें मैं घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। जिस वक्त मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ के साथ नहीं, मैं सिर्फ ईश्वर की बनाई उस प्रकृति के साथ रहना चाहती हूँ। तो मेरा सबसे अच्छा जो टाइम पास होता है वो नेचर के साथ होता है। आपका, मैं हम सब जानते हैं कि आपको वृद्ध लोगों से बहुत जुड़ाव है और आप बहुत सेवाएं करती हैं, बहुत आप दान भी करती हैं और आप अपना बहुत एक कीमती समय उन लोगों के साथ गुजारती हैं, खास करके गरीब बच्चे, बुजुर्ग हो, ओल्ड एज होम सब। तो ये आपका जो ये जुड़ाव है ये क्यों इतना मजबूत है ऐसे लोगों से? मुझे ये लगता है कि शायद इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मेरे ऊपर जब बुज़ुर्ग का साया नहीं है तो वो हर बुज़ुर्ग में मुझे अपने माता पिता नज़र आते हैं। बच्चे, मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उन पर मेरा प्यार जो कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरी ही अपनी फैमिली है, सृष्टि। देखो, प्यार क्या चीज़ होती है, प्रेम क्या चीज़ होती है? प्रेम बांटना। अगर यदि हम प्रेम बांटते हैं तो हमें, मुझे लगता है पूरी दुनिया से आपको वही रिवर्ट में मिलता है। हम नफ़रत बांटते हैं तो नफ़रत मिलती है, हम प्रेम बांटते हैं तो हमें प्रेम मिलता है। तो अगर कोई बुज़ुर्ग आपके सर पे प्यार से हाथ रख देगा तो उसमें कितना प्रेम है, कितना आनंद है, ये हम लोग शायद नहीं समझते हैं। ये वही दुआएं हैं जो आप इतना आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि लखनऊ में मतलब हर जगह एक कलाकार है, उसमें एक नाम बनाना इस ऊंचाई पे बहुत। और आप लोग उस वक्त से हैं जिस समय ना तो इंटरनेट था, ना इतने यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, फिर भी आप लोगों ने एक अपनी पहचान बनाई। ये आपका मेहनत की बात है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है ये, मैं लगभग हर कलाकार से पूछता हूँ। अच्छा। कि आपको कोई अपनी एक ऐसी प्रस्तुति बताइए जो ऐसा लगा कि जब वो आपने नाचा तो आपको ऐसा लगा कि बस ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे खूबसूरत प्रस्तुति था खुद से। और उसके बाद मुझे एक कोई ऐसी प्रस्तुति बताइएगा जो आपको कतई याद ही नहीं करना कि स्टेज के पीछे क्या हो रहा था, सामने क्या हो रहा था, मतलब उस परफॉर्मेंस में कुछ भी याद करने लायक नहीं है, ऐसी कोई प्रस्तुति। तो सबसे पहले अच्छी वाली आप बताइए। प्रस्तुति
एक अच्छी बताना तो वैसे बहुत मुश्किल है। प्रस्तुतियाँ तो क्या है कि जब भी हम मंच पे जाते हैं हमारे लिए वही एक्सपीरियंस होता है, और नाचने के बाद हमें उसी तरीके की एक असंतुष्टि हमेशा फील होती है कि इससे और कुछ बेहतर हो सकता था। ये एक आर्टिस्ट की कमी होती है, इसको कमी मानो या वो मानो, और अपने आप आर्टिस्ट खुद को जज कर सकता है कि उसने कब अच्छा किया, कब थोड़ी कमी रह गई, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस ज़रूर मेरा नेशनल गोल्ड मेडल का है, जो कि कहा जाए कि वो उस तरह की प्रस्तुति तो नहीं थी जो नॉर्मल हम लोग परफॉर्मेंसेस करते हैं, जो एक मतलब हाँ मंच प्रस्तुतियाँ उस तरह की नहीं थी, वो मंच प्रस्तुति कंपटीशन की थी। लेकिन उस प्रस्तुति को करने के बाद, क्योंकि वो नेशनल गोल्ड मेडल पहली बार मैंने उत्तर प्रदेश के लिए लिया था और मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 20-21 साल रही होगी, तो वो जो एक्सपीरियंस था परफॉर्मेंस के बाद का और परफॉर्मेंस के बाद रिज़ल्ट तक का, और रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि वो अवार्ड हमें 25 लाख लोगों के बीच में और स्टेडियम में, हैदराबाद के एक स्टेडियम में मिला था, अजरुद्दीन साहब, सुनील दत्त साहब ने दिया था, और वो मेरे लिए पहली बार मैंने वो गोल्ड मेडल अचीव किया था, अपने उत्तर प्रदेश के लिए किया था। तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी जो कॉम्पिटिटर में एक लड़की हमारे मतलब ऐसा था कि या तो वो फर्स्ट या मैं फर्स्ट, और वो बहुत बड़े गुरु की बेटी थी, और उसको हाँ, क्योंकि उसका मतलब वो भी बहुत सुंदर, उसने भी नाचा था, और मैं भी उठ के चली गई थी लेकिन हमारे गुरु का भी आशीर्वाद हमारे साथ था। और वो दिन ऐसा था कि जिस दिन मैं भी रोई थी, मेरे गुरु भी रोए थे, हम दोनों। तो वो एक्सपीरियंस शायद मैं कभी नहीं भूलती हूँ, और वो पूरी जो जर्नी थी, मतलब अगर मैं उस पर किताब लिखूं तो उस पूरी जर्नी पे एक किताब लिख सकती हूँ। तो मतलब वो ऐसी गोल्ड परफॉर्मेंस प्रस्तुति के बाद और जो रिजल्ट का समय होगा उसमें आपकी भावनाएं, उसमें जो हमारी भावनाएं, उसमें जो एक जो बना रहा रिजल्ट आने तक जो एक वो बना रहा, और रिजल्ट आने के बाद कोई खुश होता है, हम लोग रो रहे थे मतलब मैं और गुरु। हाँ, तो वो एक। और ऐसी कोई प्रस्तुति जिसके बारे में आप याद ही नहीं करना चाहती कि ये क्यों किया मैंने जीवन में अपने, कहाँ था, कोई किस्सा बताइए। मैं नाम नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन कोई ऐसा किस्सा नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि सब कुछ खराब हो रहा है, गाड़ी जा रहे हो, ऐसा कुछ होता है कभी कभी ना कभी होता है। हाँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब बच्चे कभी जाते हैं प्रस्तुति करने तो उनको लगता है मेरे साथ खराब हो रहा है, उनको पता होना चाहिए कि किसी के भी साथ हो सकता है। एक्सपीरियंसेस तो देखो खराब अच्छे सब होते हैं, बस मंच पे जाके अच्छा हो जाए तो सब ठीक है। ऐसा कोई मंच पे भी कुछ ऐसा हो कि ये म्यूजिक बंद हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। द्रौपदी, जो आज की द्रौपदी मैंने ये बनाया है, समझो ये भी जिद में ही बनी थी। मतलब क्योंकि इससे पहले एक मैं किसी का नाम यहाँ मेंशन नहीं करूँगी, एक दिल्ली से एक लेडी थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत मतलब मेरे घर आई, बहुत ज़िद करी उन्होंने कि सुरभि जी आपको द्रौपदी का किरदार करना है, हमारे एक द्रौपदी का मंचन है 20 मिनट का और आपको करना है। अच्छा, मैं उस वक्त द्रौपदी पे काम कर रही थी। क्योंकि मैं प्रतिभा रॉय की द्रौपदी जो है, मुझे मेरे एक मित्र हैं कृष्ण कन्हाई जी, उन्होंने बताया था कि उसको आप पढ़िए, बहुत अच्छी है। तो मैं उसी के ऊपर कार्य कर रही थी, तो मैंने कहा कि यार मैं इसी के ऊपर कार्य कर रही हूँ, तो ये एक अच्छा एक इनका वो है, मुझे इससे एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैंने उनको अपनी शर्तें कुछ सामने रखी कि भाई ऐसे ऐसे रहेगा, और 20 मिनट, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग हमारी चलेगी और सब हमारा है, हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। उनका म्यूज़िक मैंने सुना, मुझे बहुत ऐसे इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली मैं कभी किसी दूसरे के प्रोडक्शन में मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है, अपने गुरु के अलावा। मैंने बहुत लोगों के मैं अपने ही प्रोडक्शन मैंने निर्मित करती हूँ, उनको ही मंचित करती हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा, बहुत रिक्वेस्ट करी, तो मैंने उस चीज़ को, क्योंकि मैं उसी पे काम कर रही थी। अच्छा, और उन्होंने जिस तरीके से प्रोग्राम की वो बनाई हुई थी भूमिका, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सीएम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका बनाई हुई थी। अब हम लोग मंच पे जाते हैं, मतलब प्रोग्राम का दिन आ जाता है, मंच पे जाते हैं। उस दिन उन्होंने म्यूज़िक, लाइट, साउंड, ये सारी व्यवस्थाएं उनको करनी थी। वो जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि कई लोग पैसा ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करते, तो वहाँ पे वही हुआ। उन्होंने किसी चीज़ में भी अपने मनी को यूज़ नहीं किया, ना लाइट, ना साउंड, ना कुछ। शुरू से ही एक माहौल जो था बिल्कुल नेगेटिव चल ही रहा था। और हुआ क्या अंत में कि वो म्यूज़िक जब मतलब हुआ कि अब होना है द्रौपदी, और सचमुच में वहाँ अखिलेश यादव जी सामने बैठे हुए थे और वो शुरू हुआ, सीडी मतलब उन्होंने अपना ऑन किया, वो सीडी पे सिर्फ म्यूज़िक बज रही थी, जो डायलॉग्स थे कोई आए ही नहीं। तो मैंने एक बार एंट्री ली, दूसरी बार एंट्री ली, तीसरी बार मुझे
मतलब उसको बंद करवा के स्टेज पे आना पड़ा और मुझे सीएम साहब से माफ़ी मांगनी पड़ी वहाँ पे। मैंने कहा मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ, मैं इस प्रस्तुति को अब आगे नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक कलाकार की गरिमा, मतलब मुझे वो एक तरीके से ठेस पहुँची थी कि मैं 2 बार मैंने एंट्री ली और वो म्यूज़िक नहीं बज रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये किसी और की गलती की ये वजह किसी से। और की गलती की वजह से, मतलब क्योंकि वो उन्होंने ना साउंड वहाँ अच्छा किया ना कोई चीज़, प्रदेश के मुखिया के सामने और मेरा भी एक नाम, अपना एक नाम। तो मतलब वो मुझे लगा कि ऐसा कैसे और मैंने फिर अखिलेश जी से सामने बैठे हुए थे, सामने मैंने कहा कि मैं आज की प्रस्तुति के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं अब इसके बाद प्रस्तुति नहीं कर पाऊँगी। फिर अखिलेश जी मंच पे आए, उन्होंने बोला कि आज मेरा भी दिन खराब है सुरभि जी, मैं लिफ्ट में आ रहा था तो लिफ्ट रुक गई, मैं यहाँ आया तो द्रौपदी रुक गई और ये मतलब मेरे लिए आज तक की सबसे, और अगले दिन पेपरों में भी पूरी फ्रंट न्यूज़, क्योंकि सीएम ने ये बोला मेरी प्रस्तुति में ये हुआ, तो फ्रंट न्यूज़ बिल्कुल द्रौपदी का चीर हरण मंच पर तो उस दिन मैंने वो ठाना था कि अब द्रौपदी तो 6 महीने के अंदर मैं दिखाऊं, एक्चुअली मैं दिखाऊंगी कि भाई द्रौपदी किस स्तर पे जा सकता है। तो वो उस दिन मेरे तो खैर एक तरीके का कहा जाए कि वो पॉजिटिव हुआ कहीं ना कहीं आगे के सेंस में, लेकिन वो प्रस्तुति मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि बस मैं चली जाऊंगी। मैं 2 दिन तक मैं अपने आप से मतलब नजर नहीं मिलाई, मैंने कहा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मंच पे ऐसा एक्सपीरियंस। ये तो रही बात प्रस्तुति की। मैं नृत्य का छात्र हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके साथ भी कुछ काम किया है। तो जब मैं एक यंग लड़का हूँ और आता हूँ इस फील्ड में, क्योंकि खास करके कथक को सुरभि जी, क्योंकि आप इस शहर से हैं जहाँ पे कथक का एक घराना निकला है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपका इसमें व्यू क्या है? जो फिल्मी गानों का ट्विस्ट होकर के कथक बन गया है, या कुछ लोगों ने इसको पूरा फिल्म, इससे नुकसान क्या है और इससे फायदा क्या है? क्या आपको लगता है कुछ फायदा भी है इससे? तो आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, देखो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इसका रस है, जो इसकी खूबसूरती है, वो इसकी ओरिजिनलिटी में है। वो क्योंकि जो लोग थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनको लगता है हमें कोई इजी वे चाहिए, और इजी वे के लिए और इजी नाम चाहिए, इजी वे चाहिए, तो वो थोड़ा सा जल्दी पॉपुलैरिटी के लिए आप थोड़ा सा इधर उधर भागने लगते हैं कि भाई हमको पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि हर आदमी, हर कलाकार चाहता है कि पॉपुलर होना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं हमें जानेंगे लोग तो हमें कैसे प्रोग्राम मिलेंगे, कैसे काम मिलेगा। तो उस जो एक नॉर्मल पॉपुलैरिटी, और ये कोई भी कलाकार सोच सकता है, कोई बच्चा सोच सकता है, अपकमिंग लोग सोच सकते हैं, बट मुझे उनका यही मतलब मेरा उनको यही संदेश है कि आप बिल्कुल जाइए पॉपुलैरिटी की तरफ, बिल्कुल जाइए, आप जो कार्य में नवीनता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधकचरे ज्ञान के साथ ना जाएं, क्योंकि जब आप AR रहमान शास्त्रीय के बहुत अच्छे सिंगर हैं और उसके बाद जब वो कोई म्यूज़िक बनाएंगे तो फिर वो जो बनाएंगे तो वो एक बेहतर चीज़ बनेगी। लता जी क्लासिकल की जानकार हैं, फिर जब वो फिल्मी भी गाएंगी तो वो ऐसा गाएंगी कि फिर उनसे अच्छा कुछ नहीं गा सकते। तो जो क्लासिकल का और कुछ मतलब नहीं होता है, शास्त्र का और कोई मतलब, शास्त्र का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ को इतना साधें कि वो आज भी सोनू निगम को क्यों जाने की ज़रूरत पड़ती है, सुरेश वाडीकर जी से आज भी वो सीखते हैं। अच्छा। आप सोचिए सोनू निगम जी जैसा कलाकार भी सुरेश वाडीकर जी के पास आज भी जाता है सीखने के लिए। हर संडे मैं भी बॉम्बे में कई दिन रही हूँ, तो क्योंकि मैंने भी वहाँ शुरू किया था, तो हाँ, तो वो मैं देखती थी कि वो हर हफ्ते और 15 दिन में, तो मैंने कहा अरे सोनू जी तो अभी भी वो सीखने के लिए अपने गुरु से ज्ञान लेने आते हैं। ये कहाँ है आज के बच्चों में, ये कहाँ है? वो कहाँ ये सोचते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम गुरु का जल्दी ये मतलब ये टाइम ख़त्म हो तालीम का और हम कलाकार बन जाए। बट ये उनको ये सोचना है कि हमारा जो ये संबंध है, हमें यदि अच्छा गुरु, पहली बात तो आज की डेट में अच्छा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। अधकचरा गुरु मिलना, अधकचरा ज्ञान होना, ये एक बहुत छोटी सी बात है। अब कोई भी अपने आप को गुरु मान सकता है। मैं भी आज की डेट में अपने आप को बहुत अच्छा गुरु या वो मैं कुछ कहूँगी इस विषय में सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि मैं अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकती हूँ, बट ईमानदारी से। तो ईमानदारी से आप अपना काम करें, आपने जो पाया है आप उसको आगे बढ़ाएं और उसमें कुछ क्रिएशन कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन आप अपनी सीखने की जो आपकी लगन होनी चाहिए उसको कम नहीं करना चाहिए। और वही उसमें ही थोड़ी सी कमी आज की जनरेशन में इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत इजी माध्यम बन गया है। हमने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम तुरंत अपने वीडियो बनाएंगे, तुरंत उसमें 5000 लाइक आने का मतलब है कि अरे हम तो स्टार हो गए, ऐसा कुछ। ये आपको स्टार और वो कैसे बना सकता है? तो मतलब इंस्टेंट फेमस होने की चाहत आपको लगती है कि फिल्मी गानों पे ऐसे करना? और देखिए ये एक पेड़
कौन सा मजबूत होगा? जिसकी जड़ें मजबूत होंगी। जी। ठीक है, तो अगर हमने जड़ों को मजबूत नहीं किया है और हम फिर वो पौधा ही तो बनेगा, हवा चली उड़ जाएगा, तो वो थोड़े दिन का वो पानी के बुलबुले बने और उड़ गए। लेकिन समंदर, हम अब जैसे मुझे जो क्लासिकल में जो मुझे मज़ा आने लगा, जब से आने लगा, जब से मैं उसको समझने लगी, मुझे बहुत हल्की चीज़ें लगने लगी। जो आपको खुद हल्कापन लगने लगेगा। फिल्मी म्यूज़िक ख़राब नहीं है ना, फिल्में ख़राब हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा जो तरीका है, ट्रेंड है, वो पहले की अपेक्षा बहुत बदल गया है। पहले की अपेक्षा पहले क्लासिकल फिल्में बनती थी, म्यूजिक बनते थे, वी शांताराम जी जैसे डायरेक्टर थे। आज भी कुछ ही बचे हैं, जैसे संजय लीला बंसाली। बिल्कुल बिल्कुल, आज कई लोग हैं ऐसे, लेकिन सब नहीं है, सबको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनको भी कमर्शियल लेवल पे फिल्में, अब कितनी तुम खुद ही देख रहे हो, भोजपुरी हो चाहे वो तुरंत हिट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। उनको ये नहीं मतलब है कि 100 साल बाद, आज हम 50 साल बाद भी पाकीज़ा को याद कर सकते हैं, 50 साल बाद भी हम मुगले आज़म को देख सकते हैं। शायद तुमने देखी हो चित्रलेखा, इतनी मतलब अगर तुम देखोगे तो लगेगा कि यार इस लेवल पे भी किसी डायरेक्टर की सोच हो सकती है। तो फिल्में ख़राब नहीं है ना डायरेक्टर्स, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा विज़न हल्का हो गया है। आज की डेट में क्या होता है कि हमें बहुत शॉर्टकट चाहिए। हमको 1 महीने में शूटिंग हो, दूसरे महीने में इसकी लॉन्च हो जाए और तीसरे महीने में इससे हमें पैसा मिल जाए। फिर हम तो, एक समय था जब फिल्म 12-12 साल में भी बनी थी, तो वो 12 साल, पाकीज़ा बनने में 12 साल लगा, तो वो 12 साल में जो उन्होंने काम किया, और आज की डेट में भी हम उस फिल्म को देखते हैं, तो वो 1200 साल बाद भी शायद वो पाकीज़ा देखी जाएगी। दीदी, आपको लगता है कि हमारे जो शास्त्रीय नृत्य उनमें कोई कमी नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही लाल हो या फिर वही बात है। जितने गाने ये इतने हिट हुए, हर एक जगह पे देवदास देखो, देवदास में महाराज जी का जो काम है, संजय लीला बंसाली जी ने जो जिस तरीके से, क्लासिकल में कोई कमी नहीं है, उस क्लासिकल को हम रिप्रेजेंट, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं जी, ये ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। एज अ डांसर, ये इसको बुराई करना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समीक्षा भी बहुत जरूरी है। एज ए डांसर आपको या नर्तक ऐसे क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नृत्य जगत में सुधारी जानी चाहिए, या कला के दृष्टि से? देखो, मुझे तो सबसे पहली एक ज़रूरत ये लगती है कि कलाकार का साथ देने लगे, उसको ये समझ में आने लगे कि जितनी भी कलाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी कला के दम पे आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए कहाँ तक एक कलाकार दूसरे कलाकार के लिए, हम अगर एक दूसरे को काटना, एक दूसरे के प्रति जो प्रतिद्वंद्वता है, आपसी कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं, सब कला का काम कर रहे हैं, सभी कला का काम कर रहे हैं। तुम शिष्य स्तर से कर रहे हो, हम थोड़े से हायर स्तर से कर रहे हैं, और कोई उससे बड़े स्तर से कर रहा है। तो सिर्फ हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हमारी एक बिरादरी है, एक घराना है, कोई अलग घराना नहीं। और ये जो लखनऊ घराना, ये जयपुर घराना, इनको भी उस स्तर से नहीं बांटा गया था। कथक एक है, इस स्तर से बांटा गया था कि लखनऊ में खूबसूरती ज़्यादा थी तो लखनऊ घराने का नाम दे दिया गया। जयपुर में थोड़ी तैयारी दिखती थी तो तैयारी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ तोपों बंदूकों की आवाज़ें आती थी, तो जयपुर। और कोई इसमें तात ही तत अलग नहीं है, घुंघरू अलग नहीं है, चक्कर अलग नहीं, कुछ इसका स्टाइल डिफरेंशिएट, स्टाइल डिफरेंट, बस गुरुओं ने अपने अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पहले तो पूरा जो कला समाज है वो एक है। जो हायर स्तर पे बैठे हैं वो आने वालों का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, जो जूनियर लेवल पे हैं वो ये कैसे समझ सकते हैं कि हम भी इस हल्की पॉलिटिक्स का शिकार ना बने, हम कैसे अपने गुरुओं से जो अच्छी तालीम हो सकती है, मतलब समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आप जितना सुनेंगे, जितना आप उस परपंच का शिकार होंगे। एक समय था ना जब हम लोग के पास ये सब फ़ोन वोन कुछ नहीं था, क्या होता था 24 घंटे में 15-15 घंटे अपने आप को रियाजते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे। एक आज की डेट में शायद मुझे भी उतना चिंतन करना पड़े तो मेरे को ये डिस्टर्ब करता है, मुझे लगता है फ़ोन इज़ ऑल्सो डिस्टर्बिंग एलिमेंट फॉर मी ऑल्सो। तो जब मुझे लगता है, तो जो जिन लोगों ने अभी कदम रखा है, जो 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, वो तो खाली इसी उसमें लगा हुआ है, तो उसको उस मैकेनिकल लाइफ से निकल के कहीं ना कहीं जो तालीम का क्षेत्र, जो जैसे अगर हमको 4 घंटे अपने गुरु के पास रहना है तो उस टाइम आप अपने सारी चीज़ों से अलग हो जाइए, दीन दुनिया से अलग हो जाइए, आपको अपनी तालीम लेनी है। फिर जो 4 घंटे आपने अपने रियाज के लिए बनाए हुए हैं उसको भी अलग कर दीजिए,
जब आप इस तरीके से करने की विधा भी जान जाएंगे तो धीरे धीरे आप ही को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस पैदा होते हुए मिलेंगे। मैं अपने हमारे यहाँ शिष्यों को सबको किसी को अलाउड नहीं है और उनको ये कह रखा है कि जितनी देर यहाँ रहें आप लोग को फ़ोन और बाकी की दुनिया को भूल के सिर्फ इसी दुनिया में रम जाओ। तो आपका मानना है कि थोड़ा बहुत ये आधुनिक गैजेट्स हैं वो भी तो तकलीफ देते हैं, और जैसे आपने बात बोला है कि हम सब एक ही हैं, इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है लखनऊ का जो घराना है महाराज जी का, पंडित बिरजू महाराज जी का जो घराना रहा है, वो लोग खुद इलाहाबाद यानी प्रयागराज के हांडिया से आए हैं, यानी बनारस और वो घराना लगभग एक था, बाद में यहाँ आके क्योंकि यहाँ पे नवाबों का इन्फ्लुएंस था और उस हिसाब से बदला। बिल्कुल, कुछ वही मैं कह रही हूँ कि कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ये होता है कि हम जिस जगह गए, जिस शहर में गए, उस शहर का उन जगहों का प्रभाव पड़ा। और महाराज जी पहले लखनऊ आए तो लखनवी और महाराज जी के नृत्य में इतनी सुंदरता है कि उसको लखनवी अंदाज में बढ़ता गया और वो घराना उन्हीं के नाम से उसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। दीदी, अगर जो नया बच्चा कोई सीखना चाहता है, कोई ऐसा लड़का है, खास करके मैं लड़का इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत में आज भी एक जो मानसिकता है ना कि घर की रोटी लड़का कमा के लाए, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, आर्थिकता को क्या हमने इस तरीके से इसको इतना बांध दिया है इसको कि हम इसको, क्योंकि अब जो मंच है वो कॉमर्शियल हो गया। देखो, मुझे भी ऐसा लगता है, बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट बात है, हमें यहाँ के कलाकारों को प्रमोशन एक तरीके का नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगर यदि कोई सीखने वाला बच्चा हो, उससे एक शुरू के जो मेरा एक कहना है, उसको 2-3 साल शुरू में एक उसका ज़रूर एक टेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। उसके बाद उसको ये देखना चाहिए कि यदि ये गुणी है और ये आगे बढ़ सकता है तो उसको सरकार सपोर्ट करे, उसको सीखने के लिए सपोर्ट करे, उसको ऐसे ऐसे गुरु सपोर्ट करें कि उसको ये लगे मैं अकेला नहीं हूँ। और रोज़ी रोटी कमाने की जहाँ तक बात है, यदि उसको स्कॉलरशिप दी जाए, यदि उसको 15,000 20,000 यही तो कमाएगा ना, BA करके भी यही कमाएगा, तो यदि उसको एक स्कॉलरशिप के तौर पे कुछ पैसा दिया जाए सीखने के लिए, तो वो बच्चों के अंदर और मनोबल बढ़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकारी रुझान होना, गुरुओं का रुझान होना, क्योंकि गुरुओं का भी मनोबल टूटता है और शिष्यों का भी मनोबल टूटता है जब क्लासिकल को लेके चलता है और ऐसी विपरीत धाराओं में, तो थोड़ा सा मनोबल कभी कभी टूटता है। क्योंकि अक्सर इस क्षेत्र में यही बात होता है कि यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ मत आइए, यहाँ भक्ति भाव, लेकिन एक सच्चाई को हम नहीं नकार सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आज जहाँ पे बैठी हूँ, एक समय ज़रूर था, मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद कमर्शियल तौर पे भी उसको आगे, बस आपको ये देखना है कि हम बढ़ किस तरह से रहे हैं, किस दिशा में रहे हैं, और क्या हम अपने आप को हल्का तो नहीं होने दे रहे। हमें मंच की चाह इतनी तो नहीं है कि हमको मंच मिलता रहे, हम भले ही हमारी कला फ्री में प्रदर्शित होती रहे। तो ये तो आपको, इसका चुनाव तो आपको करना है ना, और नहीं तो आप अपने साथ एक ऑल्टरनेटिव, अपनी जो पढ़ाई की एक दिशा है उसमें एक ऑल्टरनेटिव एक दिशा लेके भी चल सकते हैं। क्योंकि शोभना नारायण जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं, जो IAS ऑफिसर भी हैं और साथ में इतनी कुशल नृत्यांगना भी हैं। तो आप ये क्यों आप सोच रहे हैं कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है कला पे, और कला से रोज़गार नहीं मिला हमको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने भी अपनी NGO इसलिए स्थापित करी है क्योंकि मैं कला पे ही डिपेंड नहीं हूँ, मैं कलाकारों को सपोर्ट कर सकूँ। ये NGO इसलिए डेवलप की गई है कि अगर हमारे साथ 5-7 हज़ार कलाकार जुड़े तो उनको कैसे रोज़गार मिले। तो आपको इस दिशा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की आर्थिक मदद की, जो कि बहुत सराहनीय कार्य था, वो उसके बारे में। हाँ, उसमें हम लोग एक बैठकी करके हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि लखनऊ में पहली बार ऐसा हुआ कि लोग 1,000 रुपये पर बैठकी दे के और उस कार्यक्रम को अटेंड करने आते थे। तो वो शुरू में ही पैसा जमा हो गया था, उनकी पूरे साल भर की मेंबरशिप 6,000 रुपये थी। तो यहाँ के लखनऊ के 150 लोगों ने उसमें पैसा जमा किया था, जिसमें लगभग वही 8-9 लाख या 10 लाख ऐसे। तो हमारी 4 बैठकियाँ हो गई थी और 2 बैठकी जो लास्ट की होनी थी उस वक्त लॉकडाउन हो गया। तो अचानक से मन में ये विचार आया कि हमारे पास बैठकी का पैसा सेव है और वो पैसा जो है इस वक्त कलाकारों के काम आ सकता है। तो इसीलिए बस ये डिसाइड किया। तो जिन भी 30-35 परिवारों में वो पैसा जा पाया, तो एटलीस्ट 2 महीने 4 महीने यदि उनका घर चल गया ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये सेवा बहुत यादगार सेवा वो हमने, और बाकायदा हमने अपने ग्रुप में जो हमारे बैठकी के मेंबर थे उसमें हमने एक मैसेज किया कि हम ऐसा ऐसा करना। सब ने बहुत बढ़ चढ़ के उसको पार्टिसिपेट किया कि सुरभि जी बहुत अच्छा कार्य, आप तुरंत वो पैसा दान कर दें। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम लोगों ने इस तरीके का। जी सुरभि,
दीदी अगर वैसे तो आप इतनी आर्टिस्ट, आपने बताया आपको नेचर से प्रेम है और सब, आपको फिल्में पसंद है? फिल्में आप देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत फिल्मी हूँ। मेरी सर्वप्रथम गुरु श्रीदेवी थी। अच्छा, तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? श्रीदेवी जी। और हीरो? हीरो तो क्या बताऊँ, हीरो तो मैंने हीरो को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा। हीरो अजय देवगन पसंद है। तो आज के समकालीन कोई हीरोइन आपको पसंद है इस वक्त की? नहीं, इस वक्त जैसे काजोल है, रानी मुखर्जी हैं, जो जिनकी एक्टिंग, मैं एक्टिंग प्रधान हीरोइनों को मैंने हमेशा पसंद किया है, और बाकी मॉडलिंग से मुझे। और आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म मेरी सदमा है। अच्छा। जो श्रीदेवी की सदमा, अरे जिसमें वाह। कमल हसन साहब का जो, हाँ, कमल हसन साहब मेरे बहुत अच्छे प्रिय एक्टर रहे हैं। जी। अगर हम इस इंटरव्यू को अगर हम खत्म करें तो ऐसी कौन सी बात होगी जो आप बोलना चाहेंगी लोगों से कि क्यों आपको इस कला में आना चाहिए एज अ पर्सनालिटी? क्योंकि मेरा इसीलिए मैंने नाम भी रखा है पर्सनालिटीज थ्रू वन लेंस, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व पे क्या, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या फर्क पड़ता है कलाओं से, इसका क्या महत्व है आपके लिए? मैं बिल्कुल एक नटशेल में ये बात कहूँगी कि जीवन की किसी भी तरीके के संघर्ष, कोई भी परेशानी, आप जो मैंने अपने जीवन के संघर्ष देखे हैं, जो मैंने अपने जीवन की परेशानियां देखी हैं, अगर मुझे उससे निकलने का एक भी मौका मिला, एक भी क्षण मिला, तो वो बिकॉज ऑफ माई आर्ट, बिकॉज ऑफ माई जो मेरा डांस है। जब हम नाचते हैं, जब हम गाते हैं, तो उस वक्त हम एक अलौकिक शक्ति के साथ होते हैं, एक अद्वितीय, एक आपका सामंजस्य बनता है ईश्वर और आपके बीच का, जहाँ पे कुछ दीन दुनिया नहीं रह जाती है। तो मुझे ये लगता है कि आप इसको अपना प्रोफेशन बनाएं ना बनाएं, कला में आएँ ना आएँ, आर्टिस्ट बने ना बने, लेकिन इससे आपको जुड़ना और इस संस्कारों को अपने घरों में डालना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के युग में। क्योंकि आज का बच्चा 13, 14, 15 साल तक होते होते डिप्रेशन का शिकार हो सकता है यदि उसको सही दिशा और सही संस्कार ना दिए जाएं। तो मुझे तो लगता है कि ये एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आप उसको गायन, वादन, नृत्य किसी में भी डालें, लेकिन उसको उस तरह के संस्कार उसके भौतिक जीवन में लाने का प्रयास, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये उन्हीं को लाना पड़ेगा। और ये जिस दिन से ये चीज़ें, ये संस्कार उनके अंदर आने लगेंगे, कोई आप उनसे उम्मीद मत रखिए कि इसको कलाकार बनना है, उसके ऊपर कुछ थोपिए मत। बनना होगा बन जाएगा, कमाना होगा कमा भी लेगा, लेकिन उसके अंदर कला आए, ये वो बहुत एक संगीत की समझ, वो संगीत स्वर उसके अंदर आए, ये बहुत ज़रूरी है।